आज हम फिर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अधिकतर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट टू द ड्यूडेनम? स्पिंक्चर ऑफ ओडी, सेमिलुनर वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, पाइलोरिक स्पिंक्चर। यहाँ पे ऑप्शन ए है स्पिंक्चर ऑफ ओडाई। द स्पिंक्चर ऑफ ओडाई और हेपेटोपेनक्रियाटिक स्पिंक्चर, हिपैटोपेनक्रियाटिक स्पिंक्चर इसका अदर नेम है, क्योंकि दरअसल ये करता क्या है, कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, इधर से पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। अब जो लीवर से आ रही कॉमन बाइल डक्ट वो हिपैटिक हो गई, और पेनक्रिया से आ रही जो हिपैटिक पेनक्रियाटिक हो गई, तो दोनों को मिला के बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक स्पिंक्चर। इज अ मस्कुलर वाल्व मेड अप ऑफ स्मूथ मसल दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस, bile and pancreatic juice through the ampulla of Vater into the second part of the duodenum by the movement of muscular wall। यहाँ पे जो है स्पिंक्चर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है डुडेनम वाले पार्ट में, और जितना भी सेक्रीशन है लीवर से, ये लीवर से आपका बाइल आता है जो कि कॉमन बाइल डक्ट से आता है, पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस वगैरह आते हैं, और सब यहाँ पे ये पोर कर दिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कई तरह के जो जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूसेस, वो ड्यूडेनम में पोर कर दिए जाते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडाई की मदद से। स्पिंक्चर क्या होते हैं? स्पिंक्चर एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मसल्स के, जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में रहते हैं, बंद रहते हैं। जब भी सेक्रेशन कराना होता है तभी ये ओपन होते हैं, वरना ये हमेशा बंद ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स? पूछ रहा है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स की सरफेस पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, पिनोसाइटिक वेसिकल्स, फेगोसाइटिक वेसिकल्स, लास्ट है आपका माइक्रोविलाई। आंसर इसका है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ऑन द surface of epithelial cells such as those lining the intestine increase the cell surface area and the facilitate the absorption of ingested food and water molecule। पूरा जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई करती हैं, और ये पूछ रहा है विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, तो माइक्रो विलाई के ऊपर आपका माइक्रो विलाई प्रेजेंट होती हैं। इस तरह की ये वेलवेटी शेप प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी उतना ही अच्छा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। बीच में आपका देख रहे हैं लैक्टियल्स है। लैक्टियल्स जो है फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। गॉबलेट सेल ये कई तरह के एंजाइम सेक्रेट कराने का काम करती हैं, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका, लंग्स आर इनक्लोज्ड विद। लंग्स जो होते हैं किससे घिरे हुए रहते हैं? ऑप्शन ए है पेरिकॉन्ड्रियम, पेरियोस्टियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम। ऑप्शन सी यहाँ पे है प्लूरल मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन द टू लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन। The presence of pleural membrane is essential for process of breathing, as it allow optimum contraction and expansion of lungs. The pleural fluid produced by the pleural membrane act as a lubricant to the prevent friction between the membranes। तो प्लूरल मेम्ब्रेन है जो हमारी, उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो लगातार लंग्स में एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, फैलते और सिकुड़ते, फैलते और सिकुड़ते, ये चलता रहती है, प्रोसेस चलती रहती है। अब इनके बीच में फ्रिक्शन ना पैदा हो टू लंग्स के बीच में, इसलिए प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लूरल फ्लूइड सेक्रेट करती है, जिससे कि इन दोनों लंग्स के, लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच का फ्रिक्शन कम किया जा सके।
तो लंग्स जो कवर्ड होता है उसमें आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और वो प्लूरल फ्लूइड सेक्रेट करती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया यूरिया इज प्रेजेंट इन डोर्सल एओर्टा, हिपैटिक वेन, रीनल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, हिपैटिक वेन है। हिपैटिक वेन क्या कर रही है, इज द वेन प्रेजेंट इन द लीवर। हिपैटिक हेपा वर्ड जो होता है लीवर से, लीवर अगर हेपा वर्ड कहीं भी आ रहा हो तो वो लीवर को डिनोट करता है। तो ये हिपैटिक वेन लीवर से रिलेटेड है। द वेन प्रेजेंट इन द लीवर, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, सो दिस वेन कैरीज मैक्सिमम अमाउंट यूरिया। सी अभी तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि यूरिया कहाँ पे बनता है। यूरिया जो हमारा लीवर बनाता है, अभी तक हम लोग सब कंफ्यूजन में थे कि किडनी में होता है। नहीं, यूरिया जो है मेटाबॉलिज्म होने के बाद लीवर जो है यूरिया प्रोड्यूस करता है। यूरिया इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद एज अ बाई प्रोडक्ट यूरिया बनता है। द प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीवर। पूरी प्रोसेस ये लीवर में होती है और अभी तक जो कन्फ्यूजन था वो आज दूर हो जाएगा। इट डज नॉट अकर इन द किडनी। अब ये हिपैटिक वेन के थ्रू ये ब्लड में आ जाती है और ब्लड से फिर किडनी में फिर इसका फिल्ट्रेशन करा के एक्सक्रीट आउट करा दिया जाता है यूरिया का। मगर जो बनती है यूरिया वो हमारी लीवर में ही बनती है। यहाँ पे देख लीजिए, लीवर है, गॉलब्लैडर है, हिपैटिक पोर्टल वेन है, स्टमक है, स्प्लेन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह की बात हो रही है। आरबीसी, यहाँ आरबीसी कह दें या एरिथ्रोसाइट्स कह दें, दोनों बात एक ही है। तो आरबीसी की कब्रगाह पूछ रहा है, किसको कहते हैं। स्प्लीन है, किडनी है, लीवर है, गॉलब्लैडर है। स्प्लीन होती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ऑप्शन ए राइट है, स्प्लीन है। अब स्प्लीन जो हमारा प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में होता है, पेनक्रियास के लास्ट में होता है, टेल पे। ये है स्प्लीन, इसमें एक स्प्लेनिक आर्टरी है, स्प्लेनिक वेन है और ये ग्रेवयार्ड है आरबीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंटेन्स द बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा ऑर्गन किसके पास होता है, पूछ रहा है। पेनक्रियास, ब्रेन, किडनी, हार्ट। पेनक्रियास में नहीं होगा, ब्रेन में नहीं होगा, किडनी में नहीं है, हार्ट में होता है। हार्ट बंडल ऑफ his is a group of heart muscle that carry electrical signals for the regulation of heartbeat in our body। अब यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका SA नोड है, AV नोड है और उसके बाद फिर ये जो येलो कलर की लाइन जा रही है ये आपकी करा रही है बंडल ऑफ हिस। अब हार्ट में हमारे 4 चैम्बर हैं, ऊपर के ऑरिकल, नीचे के वेंट्रिकल, और ये बंडल ऑफ हिस पूरे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो भी इम्पल्स कंडक्शन होता है, कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो ऐसे नोड से होते हुए एवी नोड पे आता है, एवी नोड से पूरे बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे हार्ट में फैला दिए जाते हैं। तो बंडल ऑफ हिस का ऑप्शन है डी, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम द। हार्ट बीट जो ओरिजिनेट होती है
वो कहाँ से होती है? पेपिलरी मसल से, एसए नोड से, एवी नोड से, पुरकिंजे फाइबर्स। एसए नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड का फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब यहाँ पे मैंने पहले ये बताया, यहाँ पे फिगर में देखिए आप, एसए नोड है, उसके बाद एवी नोड है, फिर बंडल ऑफ हिस है, फिर पुरकिंजे फाइबर्स है। अब जो भी इम्पल्स कंडक्शन होता है हार्ट में आपका, तो सबसे पहले एसए नोड ही उसको जनरेट करता है, एसए नोड जनरेट करता है। अब वो इम्पल्स बढ़ी या घटाने का काम एवी नोड करता है, उसको इम्पल्स को बढ़ा के भेजना है या घटा के भेजना है, ये एवी नोड डिसाइड करता है। मगर जो जनरेशन होता है वो एसए नोड से ही होता है, इसलिए इसको कहते हैं एसए नोड को नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन इन बोथ ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग? कौन सा ऐसा फीचर है जो कि ह्यूमन और एडल्ट फ्रॉग में सेम रहता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नहीं सही होगा। यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, फोर चैम्बर्ड हार्ट। ऑप्शन बी है यहाँ पर, या बी है यहाँ पे, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज अ कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। यूरियोटेलिज्म इज सम मैमल्स एंड एम्फीबियंस, मैमल्स में ह्यूमन आते हैं, एम्फीबियंस में हमारे आपके फ्रॉग आ गए, टर्टल्स आ गए, ये एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। यूरिया इज एक्सक्रीटेड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के बाद जो है यूरिया का प्रोडक्शन होता है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, हमारे मेटाबॉलिज्म के बाद ही यूरिया का फॉर्मेशन, और जो भी यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, और जो यूरिया बनती है वो किडनी के थ्रू फिल्टर होके एक्सक्रीट आउट करा दी जाती है बॉडी से। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। इन दिस ऑर्गेनिज्म अमोनिया दैट इज produced and converted to urea in the liver of animals and is released back into the blood। लीवर में बनता है, फिर उसके बाद ब्लड में आ जाता है, ब्लड से फिर किडनी, और ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी कर देती है और वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट करा दिया जाता है बॉडी से। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नोन एज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन सही है, नेफ्रॉन कहते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन देखिए, द नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब यहाँ पे देखिएगा, नेफ्रॉन में जो आपके 4 पार्ट आते हैं, पहला आता है ग्लोमेरू, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ये रेड कलर का दिख रहा है इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर ये आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बढ़ता है जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्स। फिर ये यू शेप का स्ट्रक्चर इसे लूप ऑफ हेले बोलते हैं। फिर आगे बढ़ता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहलाता है, डिस्टल कल्मुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और फिर ये आखिरी में कलेक्टिंग डक्ट। तो टोटल 4 पार्ट्स हैं इसमें। सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल डज नॉट कंटेन, ऑप्शन इसमें है लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट है, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, बोमेंस कैप्सूल है। ऑप्शन बी आपका राइट है, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट्स आर द लार्जर ट्यूब्स, जो प्रॉक्सिमल होती हैं, डिस्टल होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, मगर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो काफ़ी बड़ी होती है। लार्ज ट्यूब ईच रिसीव द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ सेवरल नेफ्रॉन, कई सारे नेफ्रॉन इकट्ठा होके फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जो है इकट्ठा होता जाता है। कलेक्टिंग डक्ट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपका ये देखिए यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, यहीं पे बोमस कैप्सूल होता है, फिर उसके जस्ट बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। अब कन्वलेटेड क्यों बोल रहे हैं, दरअसल ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसलिए डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं इसे।
और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ट्यूब बोल देते हैं, कॉइल्ड होती है तो कन्वलेटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं। डिस्टल यानी कि दूर, और जो हमारा बोमस कैप्सूल के पास होता है प्रॉक्सिमल होता है यानी कि पास में, तो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल हो गया। और जो इस पार्ट से दूर है वो तो डिस्टल हो गया, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल हो गया। और फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे आके यूरिन आपका स्टोर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज इमूवेबल। अब जॉइंट्स की हम बात करेंगे तो फाइबरस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं और साइनोवियल जॉइंट होते हैं। फाइबरस जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और ये जो बॉल एंड सॉकेट दिया हुआ है ये फाइबरस का ही टाइप है। तो जो है जिसमें मूवमेंट नहीं होता, इमूवेबल जॉइंट्स होता है, वो आपका फाइबरस जॉइंट होता है। फाइबरस जॉइंट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं स्कल में। स्कल में जो इसके एग्जांपल है सूचर्स हैं। शोल्डर में आपका सिंडेस्मोसोम्स कहलाते हैं ये। और जो टीथ में या जा की बात करें तो वहाँ पे गोम्फोसेस कहलाते हैं। ये सारे के सारे फाइब्रस जॉइंट हैं जिसमें कि जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता है। फाइब्रस जॉइंट इन जनरल, फाइब्रस जॉइंट्स आर इमूवेबल एंड साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल। फाइब्रस में इमूवेबल, साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल। बोन्स आर ज्वाइंट बाय फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट इसलिए बोला गया ना, इसमें क्यों फाइब्रस टिश्यू होते हैं इसीलिए ये इसमें जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता है। नेमली डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एंड नो ज्वाइंट कैविटी इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडिल पोर्शन ऑफ ह्यूमन स्पर्म कंटेन। ह्यूमन स्पर्म की बात हो रही है, उसका जो मिडिल पार्ट है वो क्या कंटेन करता है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, बी है प्रोटीन, सी है सेंट्रियोल, और डी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे हम देख लें मिडिल पार्ट की बात कर रहा है क्या होता है। जब स्पर्म के देखेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका ये हेड होता है, फिर नेक हो गया, मिडिल पीस, और फिर टेल पार्ट पूरा। अब दरअसल स्पर्म क्या है, इनमें मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते रहते हैं, तो इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जो मिडिल पीस में जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही इसे एनर्जी देता है। और सबसे आगे वाला पार्ट एक्रोसोम्स कहलाता है। हेड वाले ही पार्ट में आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और बाकी जो बचा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो टेल के फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इज राइट हो जाएगा। द माइटोकॉन्ड्रिया, द मिड पीस कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया विच supplies the energy the tail needs to move. The tail moves with whip-like movements back and forth to propel the sperm towards the egg. Tails बहुत ही ज़्यादा इसका मूवमेंट होता है, इसीलिए जो है, और जब ज़्यादा मूवमेंट जहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एन ऑर्गन एंड मसल प्रेजेंट इन द ऑर्गन। यहाँ पे ऑर्गन दे रखा है और वहाँ पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं ये पूछ रहा है। इंटेस्टाइन, स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री तो यहाँ पे सही है, मगर स्ट्रेटेड नहीं होती हैं। ऑप्शन बी है अपर आर्म। अपर आर्म में स्मूथ मसल नहीं होती हैं। फ्यूजी फॉर्म इन शेप, ये भी यहाँ पे स्मूथ मसल ही नहीं है अपर आर्म में, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सी है आपका हार्ट। हार्ट इनवॉलेंट्री है एंड अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल। स्मूथ मसल यहाँ होती ही नहीं, कार्डियक मसल होती है। पहले ही ऑप्शन है हट गया। थाई आ गया, लास्ट ऑप्शन है स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी कि हमारी इच्छा, हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग चलती है। स्ट्रेशन यानी कि स्ट्रेटेड डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में। तो थाई यहाँ पे ऑप्शन राइट है, स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यू जो है आपका, उसमें 3 हैं। स्केलेटल मसल आता है, स्मूथ मसल आता है, कार्डियक मसल आता है।
अब मेन फीचर इसके क्या है, फाइबर्स है, स्ट्रेटेड है, ट्यूबुलर है, एंटी न्यूक्लिएटेड है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वॉलेंट्री इन नेचर है, हमारे विल पावर के चलता है, मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं और यूजुअली अटैच टू स्केलेटन। स्केलेटल मसल हमेशा स्केलेटन में ही अटैच रहती है। लोकेशन देख लीजिए, थाई का फिगर बना हुआ है, टाइप ऑफ सेल है, हिस्टोलॉजी यहाँ दी है। स्मूथ मसल होती है, स्मूथ मसल जो है उसका शेप स्पिंडल शेप होता है। फाइबर्स नॉन स्ट्रेटेड होती है, पहली बात तो ये स्पिंडल शेप्ड होती है और सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, इनवॉलेंट्री नेचर होती है। यानी कि जो हमारे हालो ऑर्गन्स हैं, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई, स्टमक हो गए, यहाँ पे हमारे हमेशा स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स, यहाँ पे दे भी दिया गया है। कार्डिक मसल, कार्डिक मसल ऐसी मसल है जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होती है। फाइबर्स स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच्ड होती हैं, कार्डिक मसल ब्रांच भी होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बस ध्यान रखिएगा, मगर स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कार्डिक मसल भी इनवॉलेंट्री नेचर होती है, हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं कर चलती हैं। ओनली कवरिंग वॉल ऑफ द हार्ट, कवरिंग वॉल ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से राइट है, थाई है, स्ट्रेटेड है और वॉलेंट्री नेचर है। कार्टिलेज एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन इज, अब ये पूछ रहा है लॉन्ग बोन के एंड में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ऑप्शन सी राइट है, हाइलिन कार्टिलेज है यहाँ पे। द एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन कंटेन्स स्पॉन्जी बोन एंड एन epiphyseal line. The epiphyseal line is a remnant of an area that contains hyaline cartilage that grew during childhood to strengthen the bone. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ डेल्टॉइड रिज इज प्रेजेंट इन, डेल्टॉइड रिज ऑप्शन ए है ह्यूमरस, बी है फीमर, सी है रेडियस, डी है अल्ना। अब डेल्टॉइड की बात हो रही है तो डेल्टॉइड मसल्स से ही यहाँ पे इसका कुछ रिलेशन होगा, और डेल्टॉइड मसल्स हमारे ह्यूमरस वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये फिगर देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्लेनोइड कैविटी है हमारी, वहीं से ह्यूमरस है और यहीं पे ही हमारी 3 तरह की मसल्स होती हैं। डेल्टॉइड होती है जहाँ पे हमारे इंजेक्शन वगैरह आईएम इंजेक्शन लगते हैं, एक ट्राइसेप होती है और एक बाइसेप होती है, तो एक डेल्टॉइड मसल भी यहाँ होती है। जितने भी आईएम इंजेक्शंस हैं अगर हैंड में लगने हैं तो ये डेल्टॉइड मसल्स में ही लगते हैं, और यहाँ पे राइट आंसर ह्यूमरस ही होगा। A deltoid ridge is found in the humerus bone. The deltoid muscle present in the upper part of the arm oblique shoulders. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच्ड विद, इंटरकोस्टल मसल्स पूछ रहा है किससे अटैच होती है, डायफ्राम, रिब्स, थाई, एब्डोमेन। एब्डोमेन से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं, थाई से भी इसका कोई रिलेशन नहीं, डायफ्राम से भी इसका रिलेशन नहीं, ऑप्शन बी आ जाएगा रिब्स। Intercostal muscles are muscles that present within the rib cage, consist of 3 layers of muscles, external, internal and innermost layer. They combines to fill the space between the ribs. दरअसल होता क्या है, हमारा ये जो रिब केज है, ये रिब्स गई हैं और इसके बीच में जो है जो स्पेस है ये फिल होता है मसल्स से। अब ये मसल्स ही कहलाती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो इसमें अंदर की तरफ हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती हैं, जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती हैं, और जो काफ़ी अंदर होती हैं वो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती हैं। जो ब्रीदिंग होती है, जो सांस वगैरह हम लेते हैं, वो इसी मसल्स की वजह से ही हो पाता है पॉसिबल। द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द ईयर इज, बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द ईयर इज, अब इसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, वेस्टिबुलर अपरेटस है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, कॉकलिया है, सभी ईयर से रिलेटेड है।
ऑप्शन इसमें से सही करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वेस्टिबुलर अपरेटस। इट इज़ द आल्सो essential to our sense of balance. The organ of balance, the vestibular system, is found inside the inner ear. अब यहाँ पे ईयर की बात करें तो इसके 3 पार्ट में है, एक इनर ईयर है, मिडिल ईयर, आउटर ईयर। अब यहाँ पे एक पार्ट आता है वेस्टिबुलो कॉकलियर। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। वही कॉकलियर जो होता है वो हियरिंग मतलब सुनने के काम आता है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग का काम है वो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम करता है, जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। अब इसमें से हिंड ब्रेन किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कोलोसम। हिंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला पार्ट, आगे फोर ब्रेन यानी माथे की बात हो रही है, और मिड ब्रेन कहलाता है। सबसे पीछे वाले ब्रेन की बात हो रही है, हिंड ब्रेन की बात हो रही है, सबसे पीछे हमारा सेरिबेलम होता है। देख लेते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन यानी कि आगे का हिस्सा, जिसके पार्ट्स हैं सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है यहाँ पे मिड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में आपके पोन्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा है और सेरिबेलम है। तो हिंड ब्रेन में पूछ रहा है तो सेरिबेलम में प्रेजेंट है। मिड ब्रेन में एक और सिस्टम होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, और इसी के बेस में ही यहाँ पे ब्रेन के बेस में ही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो राइट आंसर है सेरिबेलम। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। अब ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, कंट्रोल में करता है और भूख को भी कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए है थैलेमस, बी है पोन्स, सी है सेरिबेलम और डी है आपका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जा रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कई सारे काम हैं। द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है, एंड सेंड इट केमिकल मैसेंजर दैट कंट्रोल इट्स फंक्शन। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, साइको सिंक्रोनाइज्ड स्लीप पैटर्न जो होता है उसको जो है मेंटेन रखता है, कंट्रोल हंगर एंड थ्रस्ट, प्यास को भी, एंड आल्सो प्ले अ रोल इन सम एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी एंड इमोशंस भी इससे अटैच रहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस जो है हमारा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट उसके अबव में हाइपोथैलेमस है। अब एक कंट्रोल एंड रेगुलेट्स क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, सेक्सुअल एरोसल कंट्रोल करता है, हंगर कंट्रोल करता है, थ्रस्ट कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि फाइट और फ्लाइट भी इसके कंट्रोल में रहती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ऐसी कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि ओव्यूलेशन में मदद करती है। अब इसमें है विटेलिन मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, ग्रेफियन फॉलिकल। ऑप्शन डी आपका सही है, ग्रेफियन फॉलिकल। आफ्टर एवोल्यूशन रिलीजेस ऑफ ओवम, द empty Graafian follicle forms the corpus luteum that act as an endocrine gland because it secretes progesterone hormone for the maintenance of pregnancy. प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक, ये हमारे हो गए 20 MCQs। थैंक यू।